तो चलिए आज बात करते हैं सुजाता की। एक ऐसी माँ जिसकी एक बिल्कुल सजी संवरी व्यवस्थित दुनिया है, लेकिन ये दुनिया एक फोन कॉल से बिखरने वाली है। ये कहानी है एक माँ के सफर की, अपने बेटे की सच्चाई जानने की, और इस खोज में वो अपने परिवार, अपने समाज और खुद अपने सच का सामना करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। आवाज एकदम ठंडी, मशीनी, कोई तैयारी नहीं, कोई संवेदना नहीं, बस एक आदेश जो सुजाता को उसके बेटे की मौत की खबर देता है, और बस उसे सीधे उस सदमे के केंद्र में धकेल देता है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब इस भयानक सदमे पर परिवार की प्रतिक्रिया देखिए। यहां दुख या शोक की जगह जो पहली चीज सामने आती है वो है अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने की चिंता। उनकी पहली प्राथमिकता ये बन जाती है कि इस खबर को कैसे दबाया जाए, दुनिया की नज़रों में परिवार की अच्छी भली इमेज कैसे बचाई जाए। तो दुख पर पर्दा डालने के लिए एक गहरी, जानबूझकर ओढ़ी गई खामोशी का इस्तेमाल किया जाता है। सुजाता के पति दिव्यनाथ के ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके पूरे चरित्र का आईना है। सोचिए जरा, एक बेटे की लाश मुर्दा घर में पड़ी है, लेकिन पिता को चिंता किस बात की है कि कोई उनकी महंगी गाड़ी को उस बदनाम जगह पर न देख ले। यहां एक बेटे को खोने के असहनीय दुख पर सामाजिक दिखावा और इज्जत का खोखलापन कितना भारी पड़ जाता है। यहां दो दुनियाओं का टकराव बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ परिवार है जो अपनी छवि बचाने के लिए व्रती के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता है, और दूसरी तरफ है अकेली सुजाता जो अपने बेटे को समझने और सच का सामना करने के लिए छटपटा रही है। परिवार की ये चुप्पी सुजाता के सदमे को और भी गहरा कर देती है, और उनके बीच एक कभी ना भरने वाली खाई खुल जाती है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। परिवार एक एक करके व्रती से जुड़ी हर निशानी को घर और सार्वजनिक जीवन से मिटाने लगता है। टेलीफोन, अखबार, तस्वीर, हर वो चीज जो उसकी याद दिलाए उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। ये खामोशी से किया गया एक बहुत ही क्रूर काम था। और यही था सुजाता के अंदर का सबसे बड़ा बदलाव। पति के इस बर्ताव ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस एक दिन में उसने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, बल्कि अपने ही परिवार के अंदर खुद को पूरी तरह अकेला और पराया पाया। परिवार के मूल्यों को लेकर उसका जो भी विश्वास था वो टूटकर बिखर गया। तो अब कहानी का अगला चरण शुरू होता है। सुजाता अपने घर की उस घुटन भरी चुप्पी से बाहर निकलती है। किस लिए? उस बेटे को खोजने के लिए जिसे वो समझती थी कि वो जानती है, पर असल में वो उसे कभी जान ही नहीं पाई थी। यही वो सवाल है जो सुजाता को आगे बढ़ाता है, एक ऐसा सवाल जिसे उसका अपना परिवार पूछने से भी डरता है। क्या वो सिर्फ एक शांत और आज्ञाकारी बेटा था जैसा घर में दिखता था, या उसकी पहचान कुछ और थी जिसे उसके परिवार के मूल्यों ने हमेशा हमेशा देखा किया? व्रती की ये दो दुनियाएं देखिए, कितना फर्क है। एक तरफ उसका घर था जहां पैसा और समाज में रुतबा, बस यही सब कुछ था, और दूसरी तरफ थी व्रती की अपनी दुनिया जहां वो न्याय और बराबरी के लिए लड़ रहा था, उन लोगों से जुड़ा था जिन्हें उसका परिवार देखना तक पसंद नहीं करता था। ये व्रती के अपने शब्द हैं। यहां वो बिल्कुल साफ कर देता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपने पिता से नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम से है जिसका वे हिस्सा हैं। वो अपने पिता के मूल्यों और उनकी पूरी जीवन शैली को पूरी तरह से नकारता है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुजाता अब जाकर समझना शुरू कर रही है। सुजाता की खोज उसे व्रती के मारे गए साथियों के घरों तक ले जाती है, और यहीं उसे एक अलग तरह का परिवार मिलता है। एक ऐसा परिवार जहां दुख को खामोशी में दबाया नहीं जाता, बल्कि खुलकर साझा किया जाता है, जहां यादों को मिटाया नहीं, संजोया जाता है। जरा इन दो घरों का फर्क देखिए। सुजाता का अपना घर जो आलीशान है लेकिन बेजान है, जहां व्रती का नाम लेना भी मना है, और दूसरी तरफ है व्रती के दोस्त समू का गरीब टूटा फूटा घर जो भले ही भौतिक रूप से खाली हो, लेकिन यादों और असली भावनाओं से जिंदा है। यहां सुजाता को एहसास होता है कि दौलत और भावनाएं ये दो कितनी अलग चीजें हैं। समू की मां के ये शब्द सुजाता के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा थे। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके बेटे का जीवन कितना व्यापक था, कि उसकी यादें सिर्फ उसकी अपनी नहीं हैं। व्रती ने दूसरों के दिलों में भी एक गहरी जगह बनाई थी, जिसे सुजाता के परिवार ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। और इस मोड़ पर सुजाता की सोच पूरी तरह बदल जाती है। वो समझ जाती है कि अगर उसे अपने बेटे को सच में जानना है तो उसे इस साझा दुख वाले समुदाय से जुड़ना होगा। अपने बेटे की यादों को उसे दूसरों की आंखों से देखना होगा, अपने परिवार द्वारा थोपी गई खामोशी को तोड़कर। 1084 ये कोई नाम नहीं है, ये एक नंबर है। मुर्दा घर में व्रती के शरीर को दिया गया एक ठंडा सरकारी लेबल,
एक ऐसा जीवन जो जुनून और आदर्शों से भरा था, अब सिर्फ एक संख्या बनकर रह गया था। ये नंबर अमानवीकरण का प्रतीक है। ये उस कोशिश का प्रतीक है जिसमें सरकार और परिवार दोनों शामिल हैं, व्रती को एक इंसान से एक आंकड़े में बदलने की कोशिश। और यही वो कोशिश है जिसके खिलाफ सुजाता की लड़ाई अब असल में शुरू होती है। अब हम कहानी के चरम पर पहुंचते हैं। खोज के अपने सफर से लौटकर सुजाता वापस अपने परिवार की उसी घुटन भरी दुनिया में आती है। लेकिन अब वो पहले वाली सुजाता नहीं रही। वो खामोशी का मतलब और उसकी कीमत दोनों समझ चुकी है। घर में उसकी बेटी की सगाई की पार्टी चल रही है, लेकिन अब सुजाता को यह जश्न, ये हंसी मजाक, ये सब कुछ बेहद घिनौना और बनावटी लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो जिंदा लोगों के बीच नहीं, बल्कि चलती फिरती लाशों के बीच आ गई है। पार्टी में सुजाता लोगों की बातें सुनती है, व्यापार, पैसा और उन नौजवानों का मजाक जिन्हें रास्ते से हटा दिया गया। वे लोग उसके परिवार की तारीफ करते हैं कि कैसे उन्होंने समझदारी से मामले को दबा दिया। सुजाता को उस समाज का असली सड़ा हुआ चेहरा दिखता है जिसके खिलाफ व्रती ने अपनी जान दी थी। और यही वो क्षण है जब सुजाता को सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। ये लोग, उसका परिवार और दोस्त ही असली मृत हैं। वे संवेदना और अर्थ से खाली हैं और उस दुनिया को नोच रहे हैं जिसे व्रती जैसे लोग बदलना चाहते थे। उसके पारिवारिक मूल्यों की पूरी इमारत उसी पर ढह जाती है। और यहीं पर उस बनावटी जश्न के बीच सुजाता का सालों का दबा हुआ दर्द और खामोशी एक चीख बन के फूट पड़ती है। ये सिर्फ एक मां का दुख नहीं था, ये उस पूरे पाखंडी समाज के खिलाफ एक विद्रोह था। एक सवाल था, क्या मेरे बेटे ने इसी दुनिया के लिए अपनी जान दी थी? एक ऐसी दुनिया जहां भावनाएं मर चुकी हैं और इंसानियत सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई है।